नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन के अमल के अंदर अहम पेशरफ्त 135 अरब रुपए की बोली आ गई। अब पोस्ट बिडिंग का प्रोसेस जल्द से जल्द मुकम्मल हो और PIA बेहतरीन अंदाज के अंदर फिर आगे चले, कंसोर्शियम इसको बेहतर अंदाज में आगे लेकर चले, इसके लिए तमाम लोग ख्वाहिशमंद हैं। बात यही है कि हमने ये जानना था कि PIA का अमल शफाफियत के साथ आगे बढ़े और बड़ी खुशी हुई कि जनाब किसी न किसी तौर पर जितना शफाफी अमल किया जा सकता था पाकिस्तान के मौरूज़ी या रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर वो किया गया। बड़े अहम कारोबारी ग्रुप्स जो थे वो इसमें शामिल हुए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेटिंग हुई, फिर शॉर्टलिस्ट होकर 2 पर बात आ गई। 2 मेन ग्रुप्स थे और फिर हमने ये भी देखा कि उसमें तीसरा ग्रुप जो था उसने यही कहा है कि साहब हम भी आपके साथ मिलकर करेंगे, जो भी इसे जीतेगा उसके साथ हम मिलकर काम करेंगे। ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त रही। अब ये कि आगे चल के इसका क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऐसी बात नहीं है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होगी, ये फ्यूचर के लिए एक चैलेंज होगा। ख़रीदने वाले को इससे फ़ायदा भी होगा, लेकिन उनको जल्द से जल्द एयरलाइन को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी ताकि ये जो एयरलाइन है ये इसका जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब प्राइवेट पार्टी इसे लेगी तो फिर उनके पास टॉलरेंस लेवल कम होगा, उनको फ़ॉरेन एयरलाइन को एक मस्बत रुझान की तरफ ले जाना पड़ेगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, पैसेंजर्स को एयरलाइन की तरफ लाना पड़ेगा, फ़्लाइट्स को फुल कैपेसिटी पे उड़ाना पड़ेगा, रूट्स को बेहतरीन अंदाज में मैनेज करना पड़ेगा, यानी काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। और फिर एविएशन सेक्टर के हिसाब से अच्छे लोगों को, एविएशन सेक्टर के अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो अवेलेबल होंगे उनमें से बेस्ट को लाना पड़ेगा ताकि एयरलाइन को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। देखिए मैं चैलेंजेस को भी आपके सामने रख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से तो देखें जिस भी कीमत पे बिके, ओपन बिडिंग थी, जिस भी कीमत के ऊपर बिक गई मेरे नज़दीक तो वो अच्छी कीमत है। उसकी वजह ये है कि PIA अब इस तरह की एयरलाइन थी कि जिसको हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अब मज़ीद उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये तो बात एक हो। अब इसके साथ साथ प्रोग्राम के अंदर अहम बात जो करने वाली वो ये है कि 25 दिसंबर की निस्बत से आज क्योंकि जनाब मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान हमारे कायद, उनकी सालगिरह भी है, तो उनकी सालगिरह की निस्बत से पूरी कौम को उनकी सालगिरह मुबारक भी हो। उनकी जो खिदमात इस मुल्क के लिए हैं उसका कोई सानी नहीं। जिस कोशिश, हिम्मत और जुर्रत के साथ उन्होंने काम किया, मुल्क को आज़ादी दिलाई, उसका भी कोई मुतबादिल आज तक लीडर पाकिस्तान को ना मिला। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि उनके जो ख्वाब थे, उनकी जो विज़न थी पाकिस्तान के लिए, हम उम्मीद और तवक्को करते हैं कि पाकिस्तानी उस विज़न के हिसाब से दुनियावी तौर पर पूरे उतरे। बात यह कि उनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़री, उन्होंने एक मस्बत जदोजहद कैसे की जाती है उन्होंने दुनिया को बताया। मैं सिर्फ बानी पाकिस्तान के मुतालिक यही कहूँगा कि मैं अगले दिन ये फ्लैग स्टाफ हाउस गया, जो सुकून और इत्मीनान वहाँ पर महसूस हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ यहाँ कोई बड़ा नेक आदमी रहता था। यकीन करें ये एहसास बहुत कम कभी हुआ मुझे जब मैं फ्लैग स्टाफ हाउस में घूम रहा था, फिर रहा था, म्यूज़ियम में जो जनाब मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान हमारे कायद, उनकी रिहाइशगाह, वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये शख्स जो इस जगह पर रहता था उसका अमल कितना अच्छा होगा कि आज भी उधर घूमते फिरते एक अजीब किस्म का सुकून महसूस हो रहा था। ये बात है, कुदरती बात है। मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि हमारी कौम की भी आंखें खुलें और हम कायद की हकीकी विज़न यानी जनाब मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के हकीकी विज़न के ऊपर अमल दरामद करते हुए मुल्क को आगे लेकर चलें।
इसके साथ साथ हमारी दीगर और बरादरियाँ जो मुल्क में मौजूद हैं उन सबको हैप्पी हॉलीडेज़। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एहसन मेहनती साहब, इक्तिसादी माहिर भी हैं और इस मामले से बराह रास्त जो है एक तरह से मुंसलिक भी हैं, अवेयर भी हैं और बहुत ही अच्छा तज्ज़िया देते हैं, बड़ा मुतवाज़िन तज्ज़िया देते हैं। इनसे मैं मालूमात करूँगा PIA की प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक और इसके बारे में जितनी चीज़ें हमारे जहन में आएंगी वो हम इनसे पूछ लेंगे। वेलकम करता हूँ आपको एहसन मेहनती साहब। अस्सलाम जी, थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर शायद PIA की प्राइवेटाइजेशन का मौमा हल होना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए मैं दाद दूंगा हुकूमत को भी और बिडिंग पार्टी को भी कि उन्होंने ये मौमा हल करके दे दिया। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल ये आई थिंक कि इसको काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया है। आई थिंक कि जो इसके बिल्डर्स थे एयरब्लू दे आप या फिर इसके अंदर जो बिल्डर थे लक्की सीमेंट ग्रुप, इनके इसकी काफी हद जो है पॉजिटिव लिया गया है। कॉम्पिटिटिव बिड थी जिसको एक्सेप्ट किया इसके अंदर इस विन को। और आई थिंक कि ये पोटेंशियली जो सेल ऑफ है, ये जो लॉसेस इनकर कर रहा था PIA, मोस्ट प्रॉब्ली ये उसको रिजॉल्व करेगा और जो गवर्नमेंट को लॉसेस थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से, आई थिंक कि वो लॉसेस से गवर्नमेंट निकल आएगी। तो गवर्नमेंट के जो कमिटमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट की जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ रहेगी। बाकी ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है मोरलेस अच्छे तरीके से चीजों को चलाता है, जिसकी वजह से ये प्राइवेटाइजेशन होती है और आगे भी जो है वो होती रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात हुई, ये आपने बात की ये। अच्छा, इसके साथ साथ एक वजाहत ये भी दीजिएगा, कहा गया है कि सारी बिडिंग पार्टीज जो हैं वो यूनाइट भी होने के लिए तैयार है। तो मुस्तकबिल के अंदर ऐसा सुना है कि एक बिडर तो पहले ही कह चुका था कि जो भी बिड जीतेगा हम उसके साथ आएंगे। क्या जो सेकंड बिडर थे वो भी, उन्होंने भी शायद अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि वो भी आगे चल के कंसोर्शियम का हिस्सा बनना चाहें? हमारे अखबारात या हमारी मीडिया तो यही बात कर रहा है। देखिए, यू आर राइट कि ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये काफी जो इसके अंदर पोटेंशियली कुछ बिडर्स ऐड हो सकते हैं और आई थिंक हो रहा है और आई थिंक ये जो है जाहिर बहुत सारी चीजें हैं वो अभी आनी है। आई थिंक कि उसका हमें वेट करना चाहिए। उसके अंदर डिसीजन मेकिंग अगले 90 दिन के अंदर भी कुछ होगी जो बाकी शेयर है। तो आई थिंक कि पोटेंशियली इसके अंदर जो है काफी ज्यादा जो है वो और डिसीजन मेकिंग होगी, जिसके बाद एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा। बट ये चीज बिल्कुल नजर आ रही है कि कुछ फंड जो है वो मुंसक होंगे, इस एंटिटी के अंदर कैश फ्लोज आएंगे और आई थिंक इसकी एक्सपेंशन पर जो है वो प्लान जो है वो सामने हैं, जो हमें अपेरेंटली जो पार्टीज हैं जब मुंसलिक होंगी तो फिर जो है वो उसके पोटेंशियल प्लान्स जो हैं जो गवर्नमेंट ने। अच्छा, थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा, ये जो अब आपने बात की उसकी वजाहत कीजिएगा। विद इन दीज 90 days the highest bidder will be offered the rest of the 25% of the shares and the bidder has already showed their interest in buying these additional 25%. जी, एग्जिस्टिंग बिडर जो है मोस्ट प्रॉब्ली वो उसके पास ये पावर होगा कि वो ये एक्सरसाइज करे और 90 के अंदर वो डिसाइड करेगा कि उसको ये पावर एक्सरसाइज करना है। ये भी पोटेंशियली जो कुछ पार्टीज ऐड होंगी कि उसके बाद ये डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे और आई थिंक कि इसके अंदर काफी वक्त है जब तक पोटेंशियली जो है जो फाइनल फेज है इसका, फाइनल जो शेयर्स हैं ये डिसाइड होंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी वजाहत कीजिएगा कि in future I think that the buyers would be interested in having a purely professional management of the airline. ये बात सही है? मैनेज तो अभी है और आई थिंक कि जो डिसीजंस होंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली जो कंसोर्टियम होगा वही उसके साथ लेकर वो लिए जाएंगे। बट आई थिंक जो चीजें नजर आ रही हैं कैपिटल मार्केट के अंदर वो इसको काफी पॉजिटिव ट्रांजैक्शन ले रहे हैं इस हिसाब से भी कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छी है। आगे पोटेंशियल के प्लान्स हैं वो तो सर्टनली जो जितने पार्टनर्स हैं
उन्होंने ये डिसाइड करना है कि इसको पोटेंशियली कितना तेजी से लेके जाना है और लेकर जाना है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव यही है कि इसको गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे काफी ज्यादा मुस्बत लिया जा रहा है, और आई थिंक कि इसके जो पार्टनर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि इसके नेक्स्ट जो है वो प्लान किस डायरेक्शन के अंदर लेके। अच्छा, पिछली दफ़ा जो कंटेंशंस थे, इस दफ़ा मेरे ख्याल से वो कंटेंशंस दूर कर दिए गए। आई हैव हर्ड दैट majority of the liabilities, as I understand, have now been transferred to a separate entity so that the new buyer is comfortable in buying this and also will be able to make sure the sustainability of this organization. ये सही बात है? ये भी नजर आ रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि एसेट्स हैं, वो भी अलग हैं और भी अलग जी। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक वो अभी चूंकि इतना ज्यादा जो है वो पोटेंशियली जो है वो काफी ज्यादा इसमें डिसीजन होने, तो आई थिंक ये जो अपैरेंटली आ रहा है कि जो कमिटमेंट्स हैं वो यही हैं कि जो मोस्ट प्रॉब्लम आई थिंक कि वो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर जो है जब सामने आएगा, इस वक्त जो है वो अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ये हो गई है, और आई थिंक इसमें और डिसीजन जो है यानी कि पार्टनर्स को लेने के ये कुछ दिनों के अंदर यानी कि 90 डेज के अंदर जो है ये डिसीजंस लिए जाएंगे। अच्छा, यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड ऑफ कोर्स, आप ड्यू डिलिजेंस वगैरह के मौज़ूआत को भी बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, ख़ुद भी पेशा वाराना तौर पर भी बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल टेक टू टर्न द बैलेंस शीट and the financial statement around for PIA? क्या आई थिंक कि ये तो वैसे भी टर्न अराउंड हो गया है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ये बन गई है, और आई थिंक कि जो इसकी होल्डिंग कंपनी जब से अलग हुई है तो इसकी पोटेंशियली लायबिलिटीज जब हट गई तो ये तो प्रॉफिट इसके अंदर आ गया। तो आई थिंक कि इस हिसाब से तो देखा जाए तो ये इट्स अ प्रॉफिटेबल एंटिटी, और फिर इसके बाद जो है इसका जो मार्केट प्राइस है वो ही रिफ्लेक्ट करता है कि जो इसका जो पोटेंशियल है उसमें और इन्वेस्टर्स भी इस वक्त मार्केट के अंदर हैं, और मोर लेस ये मार्केट पर जी। आई हैव दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल आवाज़ बीच में मध्यम हो गई उनकी। बात यह कि बड़ी अहम नुकात के ऊपर उनके साथ बात हो रही है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की है। ज़ाहिरी बात है वो होपफुल हैं मुस्तकबिल के अंदर कि कंसोर्शियम जो है उसकी सक्सेस होगी, और ज़ाहिरी बात है उनका ये भी कहना है कि मुनाफा बख्श तो ये अब हो ही गई थी, और मुनाफा बख्श हो जाने के बाद इसमें अब मज़ीद और मुनाफा बख्श करने के लिए जो काविशें कोशिशें होंगी उनको भी उन्होंने मेंशन किया है। ये भी बहुत हैरानगी की बात है कि ये अमल बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी अहसन तरीके से हो गया, वरना मैं यकीन करें मुझे इतनी उम्मीद तवक्को नहीं थी कि हुकूमत इतने अच्छे तरीके से बड़े स्विफ्ट तरीके से ये चीज़ कर लेगी, क्योंकि माजी के अंदर भी काफ़ी दफ़ा काविश की लेकिन काफ़ी रुकावटें खड़ी हुई। हुकूमत ने बहुत बड़े अच्छे कंसल्टेंट्स भी रखे, उनसे भी कुछ मॉडिफाई कराई चीज़ को, लेकिन आपको पता है पिछली दफ़ा वो चीज़ ये नहीं कर पाए, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कर ली, जो कि मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल था कि इतने आसान तरीके से हो जाएगा, और ऐसे अच्छे बिजनेस टाइकॉन्स इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, अच्छे ग्रुप्स आएंगे इसमें, और 3-4 बिड्स आ जाएंगी, कंपेटिटिव हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। देखें एयरलाइन इंडस्ट्री जो है ना, एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री है, और उसके अंदर हमें कम्पीट करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। एहसन मेहनती साहब के साथ बात हो रही है, बड़े स्मूथली ये प्रोसेस चला, और तवक्को से ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर ये पूरा प्रोसेस आगे लेकर जाया गया। इसके मुतालिक भी थोड़ी सी राय लेना चाहूँगा। जी एहसन मेहनती साहब, इस बारे में कोई अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल, ये पोटेंशियली अगर आप देखें तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ गवर्नमेंट ये लेकर आई ट्रांजैक्शन को, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस जो है वो शो की पोटेंशियल जो बिडर्स हैं उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिया गवर्नमेंट को कि वो इस प्रॉब्लम को जो गवर्नमेंट का है और ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसको जो है वो गवर्नमेंट जो है ऑफलोड करना चाहती है, और आई थिंक इसके लिए जितने प्रोफेशनल्स एंगेज कर सकते थे उसमें हमने देखा कि जो इसके एडवाइजर्स थे वो अर्नेस्ट एंड यंग थे, और फिर साथ में इसकी जो पोटेंशियली जो इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे इसकी एडवाइजरी के अंदर, उसके अंदर जो बिडर्स थे उनके अपने भी एडवाइजर्स थे जिसमें एयरलाइन कंपनीज थी।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीरियस बिडर्स से सीरियसनेस की सेलिंग की, और आई थिंक ये पोटेंशियली अच्छा जो है वो अभी अपेरेंटली नजर आ रहा है। और इससे बेहतर जो प्रोग्राम है वो अभी आगे नजर आ रहा है, जब इसके अंदर फ्लीट को बढ़ाने की बात हो रही है और इसके एक्सपेंशन की बात हो रही है, जिसके अंदर ऑन बोर्ड हैं सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो ये चाहते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो अचीव हो, मुल्क को मिले, और इसकी फ्लीट नंबर ऑफ फ्लीट जो उसके अंदर इजाफा हो, और जो प्रेजेंट फ्लीट है उसको किसी तरीके से उसको रिकवर करने की कोशिश की जाए। तो आई थिंक कि जो फोकस है वो ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ इसको रन किया जाए और जो जाहिर इसका पोटेंशियल है उसको अचीव किया जाए। अच्छा, do we see any activity in the PIA shares on the stock exchange as well? Do you see any potential there as well for existing shareholders? देखिए, अभी तो जाहिर है इसकी जो मार्केट प्राइस है वो तो जाहिर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर अपर कैप मोर और लेस जो है वो लगते हैं। ऐसी सिचुएशन के बाद जो है वो काफी पॉजिटिवनेस इसमें है इसकी प्राइसिंग के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि कैपिटल मार्केट इस वक्त माइनस है, बट यानी कि ये 7-8% जो है शेयर प्राइस बढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियली इसमें ये नजर आ रहा है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो बायर के जो प्लान्स हैं, उसको देख के इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव इसको ले रहे हैं कि आगे कोई पोटेंशियली इसके अंदर काफी ज्यादा शेयर प्राइस एप्रिसिएशन और फिर इसके जो गोल्स हैं उनके लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा मुस्बत हैं। तो इसी वजह से जो है वो नजर ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो इसका फोकस है वो यही है कि प्रेजेंट मैनेजमेंट के साथ इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज की जानिब ले आऊँ, थोड़ा सा मैं पैराया चेंज करूँगा। स्टॉक एक्सचेंज हैड बीन मेकिंग मेनी हाइज। अभी मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप देख रहा था, एक साहब जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, मारूफ साफ़ी मईशतदान नहीं है, उन्होंने एक क्लिप बनाई और उन्होंने कहा कि कोई स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत हैवी सेलिंग कर रही है एंड समबडी शुड टेक एक्शन। तो इशू ये है कि इससे पहले जो हैवी बाइंग हुई है उसके ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, अब हैवी सेलिंग हुई तो उसके ऊपर कैसे रेगुलेटर इंटरफेयर कर सकता है किसी की भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से? ना आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से मैं कंटेस्ट कर सकता हूँ, ना कोई और कंटेस्ट कर सकता है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। डू यू थिंक वी शुड टेक इट राइट और रॉन्ग दिस आर्गुमेंट? देखिए, आई थिंक कि वो भी ये चाह रहे हैं कि जो पोटेंशियली मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म हो। आई थिंक कि जो पर्सपेक्टिव जितने भी जो भी होते हैं स्टेक होल्डर्स, उनका वही होता है कि ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्टर को कहीं नुकसान हो। तो ऐसी जो जो बातें होती हैं उसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि जो इसको जो पोटेंशियली जो इसको फॉलो करेगा, यानी कि उसकी अपनी मैनेजमेंट वो ये देखेगी कि ऐसा नहीं हो कि जो अपनी प्रॉफिट टेकिंग के अंदर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी तरीका का नुकसान हो। तो आई थिंक कि वो उस हिसाब से जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स को भी देखना है। ओनरशिप इस पर गवर्नमेंट की है तो जाहिर है बेनिफिट इसकी इनकम का वो गवर्नमेंट को जाता है, बट जाहिर उसका अगर पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल, भाई, इफ यू हैव प्रीमियम पेमेंट्स इन पाइपलाइन, you have to pay people who are waiting for their profits. Of course you will need liquidity in an organization. Why should we look at it negatively? Maybe at the end of the year, since they have to pay so many people their dues, so I don't think there's anything wrong with that. ये तो एक ट्रेजरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट डिसीजन दे वांट टू टेक। जी बिल्कुल, और आई थिंक कि वो उसकी जो इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी है वो सर्टनली उसकी अपनी मैनेजमेंट पर है, और वो उसकी मैनेजमेंट जो है सर्टनली वो गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर है। तो जाहिर है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अगर उसको भाई पॉलिसीज की मैच्योरिटी आनी वाली हो और आप भी फंड मैनेजर हो तो ऑब्वियसली यू वुड अरेंज फंड्स, राइट? देयर्स नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू कैन कम बैक टू द मार्केट। देखिए, प्रॉफिट टेकिंग तो जो है ना वो इन्वेस्टर का, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो या फिर गवर्नमेंट ओन्ड हो या फिर प्राइवेट ओन्ड हो, तो प्रॉफिट टेकिंग तो जो है इट इज प्रोग्रेटिव ऑफ द इन्वेस्टर। तो आई थिंक कि उसको तो काफी पॉजिटिव लेना चाहिए, बट एक कॉन्वर्जेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इम्पोर्टेंट कि ऐसा नहीं हो कि किसी तरह से इन्वेस्टर का नुकसान जो है वो इम्पैक्ट करे ना। तो इसको इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसके बारे में जितनी बातें हों वो क्या है कि पोटेंशियली वो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, और आई थिंक इसको पॉजिटिवली भी देखना चाहिए। नेगेटिवनेस ये है कि जी अगर प्रॉफिट टेकिंग होती है तो मार्केट कैप के अंदर या एक तेज मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जो है वो पोटेंशियली हम देखते हैं कि उसमें करेक्शन आता है, दूसरे इन्वेस्टर्स फॉलो ऑन करते हैं।
तो आई थिंक कि उसका उस हिसाब से देखा जाए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट इस हिसाब से देखा जाए कि देखिए, आप कमोडिटी के आदमी हैं और आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल पावर डायनेमिक बिल्कुल चेंज हो गया है। कितने साल हम बैठे रहे, हम गोल्ड 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 करते रहे, गोल्ड डिडंट बज, अपनी जगह से मूव ही नहीं किया। भले कितने साल गुजर गए कि वो एक्टिविटी जो थी वो बहुत ही लिमिटेड बैंड के अंदर काम करती थे, और मैं आपसे भी पूछता था तो हम यही बात कर रहे होते थे कि अभी 2000, 2200, 1800, 1900, नो वन वुड हैव इमेजिन्ड कि आज 4600 के ऊपर भी मार्केट जो है वो अभी टिल आई हर्ड, ऑफ कोर्स दिस इज अ 24 आवर मार्केट, वन कैन नेवर से व्हाट हैपेंस, लेकिन ये भी तो हो ही गया ना। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक डायनेमिक तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए बिल्कुल वो हमें उसको भी देखना चाहिए कि जो प्राइसेस हैं उसका उसका कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन उसको डिराइव नहीं कर सकता, बट जाहिर है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स होते हैं, किसी का अगर सेलिंग आती है और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस होती हैं वो, और फिर जाहिर है वहाँ पे सेलिंग आती है, तो जाहिर है उनका इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये होता है कि एटलीस्ट उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मार्केट को सपोर्ट करना चाहिए, और वहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के अंदर कोई मार्केट के अंदर एक्टिविटी उनकी होती है तो जाहिर है इन्वेस्टर का जो है वो कंसर्न वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो आई थिंक कि जो इसके अंदर जितनी हमें लर्निंग हो वो पॉजिटिव है, और आई थिंक कि उसको जो है हर जाविये से देखना चाहिए कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस स्पेशली उनकी जो पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और आई थिंक इसी वजह से जो है इन्वेस्टर्स यूजुअली जो होते हैं वो चाहते हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, और जाहिर है लॉन्ग टर्म के अंदर ये लॉन्ग टर्म मीन्स 50 ईयर्स 100 ईयर्स इस तरह की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग उनको इम्पैक्ट करती है। तो आई थिंक कि इसका डिस्कशन जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है, और आई थिंक कि इसके अंदर हमें दोनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए कि एक तो इसका ओनर है जो गवर्नमेंट है वो भी सीख करता है जितना प्रॉफिट उसको मिले, और फिर दूसरी तरफ जो है इसको हमें स्टेक होल्डर जो दूसरे उनको नुकसान होते हैं अगर कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्रॉफिट टेकिंग करती है। तो आई थिंक कि दोनों एस्पेक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो उसका एक कोई बैलेंस होना चाहिए, और पोटेंशियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की कैपिटल मार्केट। अच्छा, मैं पसंदीदा मौजूआत ज़रा बुलियन और प्रेशस मेटल पर भी आ जाता हूँ। बात ये आप आएँ और ये बात हो ना, ये तो मुमकिन नहीं है। बात ये कि एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, चलो कमोडिटी मार्केट या पीमेक्स के ऊपर तो लोग इन्वेस्ट करें, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ये फिजिकल सिल्वर का जो क्रेज़ पाकिस्तान में पैदा हो गया है, तो वेयर आर द ट्रेड स्टेटिस्टिक्स फॉर सो मच सिल्वर that people are propagating that buy physical silver and all that, but I don't think that it can be bought and sold from the international market without documentation. Of course, if someone is importing or someone had brought it in, it should be in the documents, right? Or it should be somewhere, it should be regulated. क्या कहते हैं आप? देखिए बिल्कुल यू आर राइट कि वो जो उसकी जनरली जो डिमांड है सिल्वर की वो तो हायर साइड पर रहेगी, और उसका जो यूज है पोटेंशियली जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हम इस वक्त लेकर आ रहे हैं उसके अंदर जो है वो दुनिया भर के अंदर उन मेटल्स की जो है प्रेशियस मेटल की जो डिमांड है वो कैरी है। फिर सिल्वर जो है वो ओवरऑल हम देखा जाए तो वो जैसे अब गोल्ड सेफ हेवन है, तो आई थिंक कि इसकी वजह से जो है जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इट्स अ वेरी डिस्टेंट कजन ऑफ गोल्ड ना, बट आई हैव नॉट सीन, आई डोंट नो, मे बी यू वुड हैव गॉन थ्रू। मैंने ट्रेड स्टेटिस्टिक्स नहीं देखे उसके, बिकॉज एट वन टाइम अ होल ब्रिक ऑफ अ हैवी ब्रिक ऑफ सिल्वर वुड हैव इक्वल्ड अबाउट 10 grams और सो, बट द इशू इज कि आज की तारीख के अंदर पीपल आर प्रोपोगेटिंग एंड ट्राइंग टू कन्विंस पीपल। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि कारोबार की इजाज़त भी है कि नहीं है, कि फिजिकल सिल्वर जो है पीपल आर स्विंगिंग अराउंड इन देयर वीडियोज एंड शोइंग कि ये खरीद लो, ये खरीद लो। लेकिन इसमें जो है स्पेशली जो प्रेशियस मेटल है जिसमें सिल्वर भी है गोल्ड भी है, आई थिंक इसका मेन जो रीजन है बाइंग एक्टिविटी है उसका रीजन ये है कि पोटेंशियली यूएसडी को ये एक्सपेक्टेडली लोअर साइड पर देख रहे हैं। अगर यूएस डॉलर वीक होता है तो ये जो मेटल्स होते हैं इनके प्राइसेस बढ़ने होते हैं, और आई थिंक कि जो उसका रीजन है यूएसडी के वीक होना, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो कम हो रहे हैं और आगे पोटेंशियली कम होंगे। तो आई थिंक कि सेफ हेवन का भी जो मामला है वो गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए दोनों के लिए एक डायरेक्शन के अंदर है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इसकी डिमांड है सिल्वर की वो हायर साइड पर है। तो आई थिंक दिस इज द रीजन कि फ्यूचर मार्केट जो है यहाँ पे हम पोटेंशियली देखते हैं कि उसके अंदर एक्टिविटी होती है। फिजिकल सिल्वर तो आई थिंक उसकी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कॉमन इन्वेस्टर के लिए, तो इसी तरीके से गोल्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि उसकी प्योरिटी कितनी है।
जिसकी वजह से लोग फ्यूचर्स में उसको ज्यादा ट्रेड करते हैं ताकि उसका पोटेंशियल या उसको मार्जिन ट्रेड पर जो है ज्यादा गेन हो सके। तो इसका मेजर रीजन यही है कि सेफ हेवन एसेट है कंपैरेटिवली अगर आप करेंसी से कंपेयर करें तो। एंड सेकेंडली ये कि इंटरेस्ट रेट जब यूएस के कम होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इसकी प्राइसेस जो हैं वो करेंसी के साथ चल रही होती है, करेंसी वीक होती है यूएसडी एज ए करेंसी, और फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव गोल्ड जो है उसकी प्राइसेस पोटेंशियली $5,000 तक एक्सपेक्टेड है कि 2026 में वो यहाँ से 10% ऊपर देखी जा सकती। अच्छा, जो इंटेंडेड आउटकम्स होंगे फॉर कीपिंग डॉलर अंडर चेक, इंटेंडेड आउटकम्स के दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्थ अमेरिका में वापस आ जाए, दोबारा से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस आ जाए, डू यू थिंक दैट विल बी अटेनेबल इन द कमिंग 1 or 2 years? देखिए बिल्कुल, ये जो मोरलेस एक्टिविटी जो है वो यूएस के अंदर जो है वो आएगी, और आई थिंक जो पोटेंशियली इनोवेटिव डायरेक्शंस हैं पूरी दुनिया के जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आई थिंक कि वहाँ पे यूएस एज फिर भी रखता है अगर हम कंपेयर करें चाइना को। तो पोटेंशियली वहाँ पे कोई ऐसी बात आएगी सामने जिसमें नेवाडिया के शेयर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं यूएस की जो कि आउट परफॉर्म आने वाले वक्तों में स्पेस में जाने की जो पोटेंशियल है। आई थिंक कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो चाइना के पास कम है, यूएस के पास ज्यादा है। तो उस हिसाब से चाइना भी मोरलेस डिपेंडेंट है इनोवेशन की हद तक, और आई थिंक कि जो अब फोकस है वो यही है कि जितना इनोवेटिव आप होगे उतना आप जो है वो लीड करोगे। तो हम उसको स्पेशली जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं यूएस के, यूएस इकोनॉमी अपनी जो जिसका पोटेंशियल है, जिसके अपने लोग हैं वहाँ पे, और आई थिंक जो उनका लैंग्वेज बैरियर भी इतना नहीं है। तो आई थिंक ये सारी दुनिया उसी तरफ अगर आप देखें तो ये सऊदी इन्वेस्टमेंट भी फ्लो इन जो $1 ट्रिलियन की हो रही है वो चाइना की तरफ नहीं हो रही है, वो यूएस की तरफ हो रही है। तो ये फोकस है कि वो दे आर मोर इनटू कम्युनिकेशन, और फिर जाहिर है पोटेंशियली इनोवेशन के अंदर अगर वो एज नहीं रखते तो वो कॉम्पिटिटिवली जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपेरेंटली गुंजाइश तो है कि जो इसकी जो पोटेंशियल है ये अचीव हो। इसमें इन द मीन टाइम ये जो प्रेशियस मेटल हैं जिस तरह सिल्वर हो गया, इसका यूज बढ़ेगा। तो आई थिंक ये जो पहले प्लेटिनम है या पैलेडियम है उसका यूज बढ़ेगा। तो आई थिंक कि जो इन एसेट्स के अंदर है उनको गेन होगा, और फिर पोटेंशियली जो यूएस इकोनॉमी है जो इस वक्त ट्रबल में है वो इवेंचुअली ट्रबल से बाहर निकल जाएगी जब उसकी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं वो किसी तरीके से रिजॉल्व होंगी। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया। मेरे जहन में तो बहुत सारे सवालात थे लेकिन वक्त मेरे पास महदूद है। आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने मुख्तलिफ पहलुओं से PIA की प्राइवेटाइजेशन को भी देखा, फिर मुझे मौका मिला थोड़ा सा एक्सचेंज के बारे में भी पूछ लिया, थोड़ा सा कमोडिटीज़ के बारे में भी पूछ लिया। जितनी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे नज़दीक अहमियत रखती थी इस वक्त मईशत के हिसाब से, वो मैंने पूछ ली। बाकी ये कि इसके ऊपर मज़ीद ये है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ही हमें पता लगेगा कि ये किस सम्त में चीज़ जाती है। यहाँ तक कमोडिटीज़ का ताल्लुक है, इसको भी वॉच करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब से ये बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर जदीद आज़ाद मईशत का असूल लागू हुआ है, हर जगह पर एक ही कीमत के ऊपर चीज़ जो है मिलती है। इसी की वजह से शायद महंगाई भी दुनिया भर के अंदर एक साथ बढ़ी, और फिर उसकी बढ़ने की वजह ये भी रही कि अमीर ममालिक के अंदर भी कीमतें वही राइज, और पाकिस्तान जैसे मैं कहूँगा ममालिक के अंदर भी उसी तरह की चीज़ें राइज। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे चल के मुझे उम्मीद है, जैसे हमने कल भी प्रोग्राम किया था इससे मिलते जुलते मौजू पर, आगे जाके यही है कि मईशत के अंदर पाकिस्तान जैसे ममालिक भी बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, और जितनी जल्दी हम अपने निज़ाम में तब्दीली लाकर बेहतरी लाएँ, अपने माशी निज़ाम को बेहतर करें, इक़्तिसादी निज़ाम के अंदर अच्छाइयाँ लेकर आएँ, तो हम आगे बेहतर होता हुआ देखेंगे चीज़ों को। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।